हाय फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हो। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आपका हमारे चैनल वीके जाटोल करंट अफेयर्स क्लासेस में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 26 अगस्त 2023 के मुख्य करंट अफेयर्स और उनके एक्सप्लेन के बारे में चर्चा करेंगे। प्रश्न नंबर 1, हाल ही में भारत और जापान की अंतरिक्ष एजेंसियां कौन सा मिशन शुरू कर रही हैं? दोस्तों, आपका सही आंसर चंद्र ध्रुवीय अन्वेषण मिशन होगा। व्याख्या। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो अपने अगले चंद्र मिशन को संभवतः अपने जापानी समकक्ष के साथ साझेदारी में अंजाम देगा। जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी और इसरो ने अगले चंद्र मिशन लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन के लिए साझेदारी की है। जक्सा और इसरो क्रमशः रोवर और लैंडर का विकास कर रहे हैं। रोवर अपने साथ न केवल इसरो और जाक्सा के उपकरणों को चांद तक ले जाएगा, बल्कि अमेरिकी एजेंसी नासा और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के उपकरण भी उसके साथ होंगे। जापान की राष्ट्रीय अंतरिक्ष नीति पर कैबिनेट समिति के उपाध्यक्ष, जापान की राष्ट्रीय खगोलीय वेधशाला के महानिदेशक साकु तसुनेता इस महीने के शुरुआत में बेंगलुरु स्थित इसरो के मुख्यालय आए थे। उन्होंने भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी के प्रमुख सोमनाथ एस के साथ हुई बैठक में लुपेक्स मिशन की प्रगति पर चर्चा की। इसरो के एक अधिकारी ने बताया, अन्य मुद्दों सहित लुपेक्स मिशन के लिए छोटे लैंडर के निर्माण पर भी चर्चा की गई। जाक्सा के मुताबिक लुपेक्स मिशन का लक्ष्य चंद्रमा पर स्थायी गतिविधियों के लिए आधार बनाने के उद्देश्य से उसके अनुकूल ध्रुवीय इलाके की खोज की संभावना का पता लगाना, चंद्रमा की सतह पर मौजूद जल संसाधन की उपलब्धता को लेकर जानकारी हासिल करना और चंद्रमा एवं वाहन अंतरिक्ष यान के पहुंचाने और वहां रात भर रहने जैसी ग्रहीय सतह अन्वेषण प्रौद्योगिकियों का प्रदर्शन करना है। अंतरिक्ष विभाग के अहमदाबाद स्थित स्वायत्त संस्थान भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला (PRL) ने लुपेक्स के लिए कई उपकरणों का प्रस्ताव किया है, जिनमें प्रमुख रूप से चंद्रमा के ध्रुवीय क्षेत्र में हमेशा में छाया में रहने वाली सतह या उपसतह को मापने वाले यंत्र शामिल हैं। इसरो अधिकारी के मुताबिक लुपेक्स मिशन को 2025 में भेजने की योजना है। प्रश्न नंबर 2, हाल ही में रूस का कौन सा चंद्रयान मिशन क्रैश हुआ है? दोस्तों, आपका सही आंसर लूना 25 मिशन होगा। व्याख्या। रूस के चांद पर पहुंचने की उम्मीदें उस समय पूरी तरह से खत्म हो गईं जब उसका स्पेसक्राफ्ट लूना 25 क्रैश हो गया। रविवार को रूस की अंतरिक्ष एजेंसी रोसकोस्मोस ने इसकी आधिकारिक पुष्टि की। लूना 25 सोमवार को चंद्रमा की सतह पर लैंडिंग की तैयारी में लगा था। एजेंसी ने बताया कि लूना 25 प्रपोल्शन मैनूवर के समय चंद्रमा की सतह से टकरा गया था। इस वजह से ही वह दुर्घटना का शिकार हो गया है। लूना 25 का क्रैश होना रूस के लिए बड़ा झटका है। रूस की अंतरिक्ष एजेंसी ने रोसकोस्मोस की तरफ से कहा गया है कि लूना 25 नियंत्रण से बाहर हो गया था और एक ऐसी समस्या में फंस गया था जिसका कारण पता नहीं चल सका है। इसके बाद यह अंतरिक्ष यान चंद्रमा पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। लूना 25 47 सालों के बाद रूस का पहला चंद्र लैंडिंग मिशन था। यह चंद्रमा के सबसे मुश्किल दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग की योजना से भेजा गया, लेकिन कम्युनिकेशन ब्लॉक होने की वजह से यह मानवरहित एयरक्राफ्ट लैंडिंग में फेल रहा। सन 1976 के बाद से यह पहला मिशन था जो रूस के लिए काफी महत्वपूर्ण था। सोवियत संघ के पतन के बाद रूस ने कोई भी लूना मिशन लॉन्च नहीं किया था। लूना 25, जो एक छोटी कार के आकार का रोबोट था, उसने सोयुज रॉकेट के जरिए टेक ऑफ किया था। बुधवार को वह चंद्रमा की कक्षा में दाखिल हो गया था। सोमवार को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर इसके लैंडिंग की योजना थी। लूना 25 भारत के चंद्रयान 3 की लैंडिंग से पहले चंद्रमा पर उतरने वाला था। प्रश्न नंबर 3, हाल ही में किसने 100 भाषाओं को ट्रांसलेट करने वाला एआई सिस्टम पेश किया है? दोस्तों, आपका सही आंसर मेटा ने होगा। व्याख्या। सोशल मीडिया कंपनी मेटा ने सिमलेसेम 4T नाम से एक एआई सिस्टम मॉडल पेश किया है। यह सिस्टम टेक्स्ट और स्पीच दोनों में लगभग 100 भाषाओं का अनुवाद और ट्रांसक्राइब कर सकता है, जो अलग अलग बोलियों को भी समझ सकता है।
टेक्क्रंच की रिपोर्ट के मुताबिक सीमलेस लाइन नामक एक नया ट्रांसलेट डेटा सेट भी खुले सोर्स में उपलब्ध है। मेटा का कहना है कि सीमलेसिम 4T AI पावर्ड स्पीच टू स्पीच और स्पीच टू टेक्स्ट के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण सफलता है। ANI की खबर के मुताबिक मेटा का मानना है कि हमारा सिंगल मॉडल ऑन डिमांड ट्रांसलेशन प्रदान करता है जो अलग अलग भाषाएं बोलने वाले लोगों को ज्यादा प्रभावी ढंग से कम्युनिकेट करने में मदद करता है। सोर्स लैंग्वेज भाषाओं को अलग भाषा पहचान तंत्र की जरूरत के बिना सीमलेसिम 4T स्पष्ट रूप से पहचान लेता है। कुछ अर्थ में सीमलेसिम 4T यूनिवर्सल स्पीच ट्रांसलेटर का उत्तराधिकारी है, जो एकमात्र डायरेक्ट स्पीच टू स्पीच ट्रांसलेशन सिस्टम्स में से एक है जो होकिन का सपोर्ट करता है, और मेटा की नो लैंग्वेज लेफ्ट बिहाइंड एक टेक्स्ट टू टेक्स्ट मशीन अनुवाद उदाहरण है। यूनिवर्सल स्पीच मॉडल को अमेज़न, माइक्रोसॉफ्ट, ओपनएआई और कई स्टार्टअप की तरफ से भी पेश किया गया। इसके अलावा मोजिला ने कॉमन वॉइस के डेवलपमेंट का नेतृत्व किया, जो ऑटोमेटिक स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम सिखाने के लिए कई भाषाओं में साउंड के सबसे व्यापक कलेक्शन में से एक है। सीमलेसिम 4T ट्रांसलेट और ट्रांसक्रिप्शन एबिलिटी को एक मॉडल में इंटीग्रेट करने के अब तक के सबसे दमदार कोशिशों में से एक है। प्रश्न नंबर 4, हाल ही में भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? दोस्तों, आपका सही आंसर नितिन गडकरी द्वारा होगा। व्याख्या: भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम भारत NCAP 22 अगस्त 2023 को नई दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी द्वारा लॉन्च किया गया। कार्यक्रम का लक्ष्य भारत में 3.5 टन तक के वाहनों के लिए वाहन सुरक्षा मानकों को बढ़ाकर सड़क सुरक्षा को बढ़ाना है। न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम NCAP प्रोग्राम विवरण: ये प्रोग्राम M1 श्रेणी की 3.5 टन से कम GVW वाले मोटर वाहनों के लिए लागू होता है। यह एक स्वेच्छा प्रोग्राम है जिसमें एक दिए गए मॉडल के बेस वेरिएंट्स का परीक्षण किया जाएगा। यह प्रोग्राम 1 अक्टूबर 2023 से शुरू होगा और यह ऑटोमोटिव इंडस्ट्री स्टैंडर्ड 197 पर आधारित होगा। इस प्रोग्राम का उद्देश्य प्रतिस्पर्धी सुरक्षा सुधारों की एक पारिस्थितिकी तंत्र बनाना है जिससे उपभोक्ताओं में बढ़ी हुई जागरूकता हो। उपभोक्ताएं दुर्घटना परीक्षण की स्थितियों के तहत वाहन प्रदर्शन की तुलनात्मक मूल्यांकन करके एक सूचित निर्णय ले सकती हैं। NCAP के लाभ: भारत NCAP भारत में वाहनों की सुरक्षा में सुधार करने में मदद करेगा। ये सुरक्षित वाहनों के निर्माण के लिए OEM के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देगा। इससे उपभोक्ताओं के बीच वाहनों की सुरक्षा सुविधाओं के बारे में जागरूकता पैदा करने में मदद मिलेगी। इससे भारत में सड़क दुर्घटनाओं और मौतों की संख्या को कम करने में मदद मिलेगी। प्रश्न नंबर 5, हाल ही में बसरोर में 2 प्राचीन मूर्तियों की खोज हुई जो किसके अस्तित्व को साबित करती है? दोस्तों, आपका सही आंसर तटीय क्षेत्र में प्राचीन मायालारा पंथ के अस्तित्व को होगा। व्याख्या: टी मुरुगेशी के अनुसार उडुपी जिले के कुंडापुरा के पास बसरोर में हाल ही में 2 मूर्तियों की खोज हुई है। दोनों मूर्तियां एक 15वीं शताब्दी ईसा पूर्व की और दूसरी 17वीं शताब्दी ईसा पूर्व की लगती है। इसमें एक शाही नायक को घोड़े पर बैठे हुए, अपने दाएं और बाएं हाथों में क्रमशः एक तलवार और एक कटोरा पकड़े हुए दिखाया गया है। लेकिन घोड़े की पीठ पर मायालाला देवी नहीं है। जिस घोड़े को अपने दाहिने हाथ में तलवारें पकड़े हुए दिखाया गया था वह एक अन्य जलाशय में पाया गया था। बसरोर मध्यकाल का एक ऐतिहासिक व्यापारिक शहर था। ओहायदेसी, नानादेसी और अन्य व्यापारिक संघों ने सक्रिय रूप से व्यापार में भाग लिया। मायालारा पंथ के बारे में: मायालारा एक लोक देवता है जिसे भगवान शिव की अभिव्यक्ति के रूप में पहचाना जाता है। ये देवता, जिसे आमतौर पर कर्नाटक में मैलारा और महाराष्ट्र में खंडोबा के नाम से जाना जाता है, के कई अन्य नाम भी हैं, जैसे खंडराव और खंडनाथ। ये पंथ कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु सहित भारत के दक्षिणी भाग में प्रचलित है। प्रश्न नंबर 6, हाल ही में आतंकवाद के पीड़ितों को स्मरण और श्रद्धांजलि का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है?
दोस्तों, आपका सही आंसर 21 अगस्त को होगा। व्याख्या: संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2017 में अपने प्रस्ताव 72/165 में 21 अगस्त को दुनिया भर में ऐसे कृत्यों के पीड़ितों का सम्मान और समर्थन करने के लिए आतंकवाद के पीड़ितों की याद और श्रद्धांजलि के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में चिन्हित किया। आतंकवाद इस समय हमारी सभ्यता के लिए सबसे बड़ा खतरा है। हर साल हजारों निर्दोष लोग आतंक की इन भयानक कार्रवाइयों में अपनी जान गंवा देते हैं। इन कृत्यों की घटनाएं कुछ घंटों या दिनों में समाप्त हो सकती हैं, लेकिन वे अपने पीछे एक ऐसा निशान छोड़ जाती हैं जिसे पीड़ित के दिमाग से कभी नहीं हटाया जा सकता है। उन पीड़ितों को याद करने और श्रद्धांजलि देने के लिए जो अपनी जान गंवा देते हैं या आतंकवाद का आघात झेलते हैं, संयुक्त राष्ट्र 21 अगस्त को आतंकवाद के पीड़ितों की याद और श्रद्धांजलि के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाता है। प्रश्न नंबर 7, हाल ही में किस राज्य में महाराजा वीर विक्रम की 115वीं जयंती मनाई गई है? दोस्तों, आपका सही आंसर त्रिपुरा राज्य में होगा। व्याख्या: त्रिपुरा सरकार के सूचना और सांस्कृतिक मामलों के विभाग ICA द्वारा महाराजा वीर विक्रम किशोर माणिक्य बहादुर की 115वीं जयंती का आयोजन किया गया। वीर विक्रम किशोर माणिक्य बहादुर, जिनका जन्म 19 अगस्त 1908 को हुआ था, एक दूरदर्शी शासक थे, जिन्होंने त्रिपुरा साम्राज्य की आधुनिक पहचान को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वह 1923 में अपने पिता महाराजा वीरेंद्र किशोर माणिक्य के निधन के बाद कम उम्र में सिंहासन पर बैठे। त्रिपुरा के CM मानिक साहा ने कहा, महाराजा वीर विक्रम किशोर माणिक्य बहादुर की विरासत आज भी कायम है। शिक्षा, बुनियादी ढांचे, संस्कृति और शासन में उनके योगदान ने त्रिपुरा साम्राज्य पर एक अमिट छाप छोड़ी है। वीर विक्रम मेमोरियल कॉलेज और महाराजा वीर विक्रम हवाई अड्डा अगरतला में उनके स्थायी प्रभाव का प्रमाण है। CM मानिक साहा ने हमेशा महाराजा वीर विक्रम की विरासत की प्रशंसा करते हुए कहा है कि वह कला और संस्कृति के संरक्षक थे। उन्होंने कहा, उन्होंने त्रिपुरा की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने और बढ़ावा देने के लिए कदम उठाए। उन्होंने स्थानीय कारीगरों, संगीतकारों और शिल्पकारों का समर्थन किया, जिससे ये सुनिश्चित हुआ कि बदलते समय के बीच पारंपरिक प्रथाएं पनपी। अब ये प्रश्न आप लोगों के लिए। आप सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। प्रश्न नंबर 8, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार जन्माष्टमी पर प्रो गोविंदा प्रतियोगिता आयोजित करेगी? आपके ऑप्शन है: A राजस्थान, B महाराष्ट्र, C गुजरात, D असम।